नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीआर पंकज पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में वो है भारत की नदियां। अब भारत की नदियां एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आयोग बनाता रहता है, तो चलिए देखते हैं भारत की नदियां। जैसे कि मानचित्र में आप देख रहे होंगे, कुछ नदियों को मैंने भी दर्शाया है। आज हम भारत की नदियों में सिर्फ दो नदियों का अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो आइए पहले हम देख लेते हैं एक बार भारत की नदियों को एक बार कैसे बांटा गया है। भारत की नदियां अगर देखा जाए तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी नदियां, वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अर्थात प्रायद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदियां तो हम प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियों के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें तो हिमालयी नदियों में हम मुख्यतः तीन नदियां पढ़ेंगे। उन तीन नदियों में है एक सिंधु नदी, दूसरी गंगा नदी, तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन नदियां हिमालय से निकलती हैं। बात अगर इन तीन नदियों में की जाए तो इन तीन नदियों के अपने अपने तंत्र हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। हिमालय नदियों में हम तीन नदियां पढ़ेंगे फिर कौन कौन सी? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरी है गंगा नदी तंत्र। तंत्र मतलब क्या है? मतलब जाल। मतलब ये नदियां अपने साथ इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। अब जैसे सिंधु नदी तंत्र है तो सिंधु नदी की 5 अन्य सहायक नदियां मुख्यतः जो कि भारत से सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं उनको हमें पढ़ना है। बाकी कुछ नदियां हैं जो अफगानिस्तान और से आकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती हैं। काबुल है, कुर्रम है और ग्वायल है। ये कुछ नदियां जो अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती हैं। क्लियर। तो अब जैसे इन हिमालयी नदियों में तीन नदियां पूर्ववर्ती हैं। कैसी हैं? पूर्ववर्ती हैं। अब पूर्ववर्ती कौन कौन सी नदी है? एक तो सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरी आपके सतलज पूर्ववर्ती नदी। नदियों में सिंधु नदी तंत्र नहीं, सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद आकी सतलज नदी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि पूर्ववर्ती किन्हें बोलते हैं? आइए समझिए। पूर्ववर्ती वे नदियां हैं या वे नदियां होती हैं जो किसी पर्वत या पठार के उत्थान से पूर्व प्रवाहित हो रही हैं। पर्वत पठार का उत्थान हो रहा है लेकिन उन्होंने उनके उत्थान की वजह से, उनके विकास की वजह से, उनके निर्माण की वजह से अपनी राह और दिशा न बदली हो तो ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। क्लियर। वे नदियां जो किसी पर्वत पठार के उत्थान की वजह से अपनी दिशा और अपनी राह दोनों न बदली हो, ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। अब आइए, अब जैसे हिमालय पर्वत था, मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है। क्लियर। अब हिमालय पर्वत जो भी यहाँ नदियां नहीं होंगी, इधर उधर चिथिर बिथिर हो गई होंगी, कुछ का जल इधर, कुछ का जल उधर। लेकिन कुछ नदियां हैं जो हिमालय पर्वत के आसपास की चोटियां, ये पर्वत का श्रेणियां का उत्थान तो हो रहा था लेकिन ये नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला। मान लो ये नदी प्रवाहित हो रही है, ये आसपास चोटियां, इनका विकास हो रहा है लेकिन इन नदियों ने अपनी राह और अपनी दिशा नहीं बदली, जिसकी वजह से इनको हम पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। तो मुख्यतः पूर्ववर्ती नदियां कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी। क्लियर। आइए, उसके बाद ये जो 3 नदियां हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं। किसका? सिंधु नदी जो है वो गिलगित के समीप, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता था, पीओके में पड़ता है गिलगित,
और गिलगित में सिंधु नदी सिंधु गाज का निर्माण करती है। इसे मैं डायरेक्ट गाज लिख रहा हूँ। सिंधु नदी सिंधु गाज का निर्माण कहाँ करती है? गिलगित के समीप। तो मैं गिलगित लिख रहा हूँ, गिलगित के समीप। क्लियर? वैसे ब्रह्मपुत्र नदी गाज का निर्माण करती कहाँ पर? ये करती है अरुणाचल प्रदेश में दिहंग गाज का निर्माण। दिहंग गाज का निर्माण करती है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा पारवा से यू टर्न लेते हुए ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग के नाम से जानते हैं, इसलिए जो गाज बन रहा है उसका नाम दिहंग गाज रखे हैं। सतलज नदी शिवकिला गाज का निर्माण करती है। शिवकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, इसलिए शिवकिला दर्रे के समीप होने की वजह से इसका नाम शिवकिला गाज रख दिया गया। गाज किन्हें कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है कि आयनुमा आकृति की घाटियों को गाज कहते हैं। घाटी से गहरा होता है गाज, घाटी से जो ज्यादा गहरा होता है उसको गाज बोलते हैं, और गाज से भी ज्यादा जो गहरा होता है उसको हम कैनिन बोलते हैं। क्लियर? आगे इतनी बात समझ में? आगे आपकी ये जो 3 नदियां हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों ही नदियां आपके अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। कैसे? सिंधु नदी आप देखें तो सिंधु नदी चीन से निकल रही है, चेमाइडुंग ग्लेशियर से। एक तो चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, 3 देशों में प्रवाहित हो रही है। वैसे ब्रह्मपुत्र अगर आप देखें, ये भी चीन से निकल रही है, मानसरोवर झील से, और चीन के बाद भारत में प्रवेश कर रही है, और भारत के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार सतलज की अगर बात करें तो ये भी चीन से निकल रही है, भारत में प्रवेश कर रही है, और पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई? तो इन 3 नदियों में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। बात अगर हम सिंधु नदी की करें तो सिंधु नदी तिब्बत में या चीन में चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर पश्चिम को प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है, जो कि भारत के लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है। और ये लद्दाख और जास्कर 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से होते हुए प्रवाहित होते हुए गिलगित के समीप सिंधु गाज का निर्माण करती है। सिंधु गाज से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में इसके दाएं तक पर, अब बाएं तक क्या है? मान लो सपोज दैट ये नदी है, ये यहाँ से इसका उद्गम स्थल यहाँ है, और ये मुहाना यहाँ बना रही है, ठीक है, अपना जल यहाँ छोड़ रही है। तो ये इधर से निकले तो हम ऐसे खड़े होंगे, तो ये वाला साइड दायां हो जाएगा, ये वाला बायां हो जाएगा। क्लियर? वैसे सिंधु नदी निकल रही है, तो सिंधु नदी एक्चुअली में ऐसे निकल रही है, तो हमारा दायां हाथ इधर हो जाएगा, अर्थात राइट हैंड साइड ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात लेफ्ट साइड नीचे की हो जाएगा। क्लियर? तो इसके दाएं तट पर आकर मिलने वाली कुछ नदियां हैं, जो कि भारत में एक श्योक नदी है। श्योक इसकी सहायक नदी है, और श्योक नदी को मैंने आपको बताया था काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य होते प्रवाहित होते सिंधु में अपना जल छोड़ देती है। सिंधु के उत्तर में और लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है, और लद्दाख 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी स्टेट है। उसके आगे अगर हम चलें तो सिंधु के दाएं तट पर आकर अफगानिस्तान की काबुल, कुर्रम और गोयल नदियां आकर पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती हैं। उसके बाद सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जो कि भारत में उनका उद्गम स्थल है। इनमें से एक सतलज है, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत अर्थात चीन में है। ये है राकसताल एक झील है। राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है। एसटी मैंने लिख रखा है, एसटी यानी सतलज नदी। सतलज जो है राकसताल झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में शिप्ला गाज होते हुए और शिप्ला दर्रे से भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में पहुंचती है और पंजाब होते हुए
ये पाकिस्तान पहुंचती है। और पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ये अपने साथ एक व्यास नदी है, ये VY व्यास, जो काले रंग से मैंने दिखाया है आपको, व्यास नदी और रावी नदी, ये दो नदियां, और ऊपर से वूलर नदी, सॉरी वूलर तो झील है, चिनाब CH यानी चिनाब नदी, JH यानी झेलम नदियां, इनका जल ले जाकर ये पाकिस्तान में सतलज में ये अपना जल छोड़ देती हैं, और सतलज इन सभी का जल ले जाकर मिठानकोट में पाकिस्तान में जाकर छोड़ देती है, सिंधु में, और सिंधु आगे जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। यदि हम बात करें जो ये नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं। इनको पंचनद बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं। पंजाब का नाम इन्हीं 5 नदियों के नाम पर पड़ा है। पंजाब का पंच धन आब, अर्थात 5 नदियां आकर जहां पर मिल रहे हैं, जिस प्रदेश को आब यानी जल, जो जिस प्रदेश से मिल रहे हैं उसको हम पंजाब बोलते हैं। और पंजाब में इन 5 नदियों को पंचनद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पंचनद के नाम से जानते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये हैं सारी नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। इनमें से अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो स्पेशली सिंधु नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो कुछ नदियां हैं, आइए देख लेते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनको हम लंबाई के आधार पर देखते हैं। तो सबसे लंबी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। उसके बाद सिंधु नदी है, सिंधु की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। उसके बाद गंगा मिलती है, गंगा की जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। उसके बाद सतलज है, ठीक है। सतलज के बाद आपकी है गोदावरी, और गोदावरी के बाद आपकी यमुना। कौन सी आती है? यमुना। इनमें से जो सतलज है, सतलज की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी की 1465 किलोमीटर। उसके बाद जो यमुना है, यमुना की कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। इनमें से गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। क्लियर? आगे बात यदि हम झेलम नदी की करें, झेलम नदी वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है, और ये शेषनाग झील है। शेषनाग झील से होते वो वूलर झील के समीप, वूलर झील होते हुए ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन कई बार बना है कि सिंधु नदी तंत्र या पंचनद नदियों में या निम्न में से कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा या बॉर्डर पर प्रवाहित होती है? तो झेलम नदी। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवाहित होते हुए, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर उसके झेलम नदी कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है। कश्मीर घाटी एक समतल मैदान का क्षेत्र पड़ जाता है, और समतल मैदान क्षेत्र होने के कारण ये नदी ढाल बहुत कम हो जाने के कारण ये विसर्पण का के रूप में प्रवाहित होने लगती है। विसर्पण अर्थात जैसे कोई नदी है, जैसे हाइट से प्रवाहित हो रही है तो काफी स्पीड से प्रवाहित होगी, लेकिन किसी मैदान में अगर प्रवाहित होने लगे तो कैसे प्रवाहित होगी? ऐसे सांप जैसे चलता है तो सांप क्या होता है? विसर्पण होता है, तो उस स्टाइल में प्रवाहित होने लगती है। इसलिए हिमालयी नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि नौका गम्य नदी है। कैसी नदी है? नौका गम्य, अर्थात यहाँ पर आप कश्मीर की घाटी जो कि समतल मैदान का क्षेत्र पर जाता है, वहां पर आप नौका चला सकते हैं। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। कहाँ से? अनंतनाग से बारामूला तक
ये नौकाग्रम अर्थात इतना एरिया समतल अर्थात मैदान है। ठीक है, उसके बाद यदि हम चिनाब की बात करें तो चिनाब से एक ही क्वेश्चन बनता है आपका कि चिनाब हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से किस समीप से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बारालाचला दर्रे के समीप से। झेलम कहाँ निकल रही है? शेषनाग झील से, जो कि शेषनाग झील से निकलकर वोलर झील से होते हुए भारत पाकिस्तान के कश्मीर घाटी से होते हुए भारत पाकिस्तान बॉर्डर में प्रवाहित होती रहती है। रावी और व्यास जो है ये दोनों दरिया रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। और रावी और व्यास में, व्यास एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। व्यास अपना जल भारत में ही सतलज नदी में छोड़ देती है। कहाँ समीप? हरके बैराज नामक, कपूरथला निकट हरके बैराज नामक स्थान में व्यास अपना जल सतलज नदी में छोड़ देती है और फिर सतलज आगे ले जाकर वो मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। क्लियर? बात अगर सतलज नदी की करूं तो सतलज नदी तिब्बत या चीन के राकस्ताल की झील से निकलते हुए, बात अगर सतलज नदी की करूं तो तिब्बत या चीन में स्थित राकस्ताल से निकलकर भारत में सिक्किला गार्ज होते हुए प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ही इसका जल हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में कपूरथला के निकट हरके बैराज नामक स्थान पर इसमें एक नदी अपना जल छोड़ देती है जिसका नाम व्यास है। उसके आगे नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इसमें चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी का जल, झेलम और रावी का जल चिनाब लेकर आकर इसमें सतलज में मिल जाती है। फिर सतलज आगे जाकर ये जल मिठानकोट नामक स्थान में सिंधु नदी में छोड़ देती है। आइए हम देख लेते हैं सिंधु नदी जल तंत्र समझौता। अब सिंधु नदी जल तंत्र समझौता जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक्चुअली में हुआ ये कि भाई पाकिस्तान ने कहा ये सारी नदियां जो प्रवाहित हो रही हैं ये भारत से होकर आ रही हैं। भारत और हमारा जब भी युद्ध होगा या कोई मनमुटाव होगा तो अगर भारत चाहेगा तो वो जल मुझे रोक ले, मुझे न दे, या जो बांध बना रखे भारत ने, अगर भारत ने बांध तोड़ दिए तो सारा जल पाकिस्तान में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ आ जाएगी, तबाही आ जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इस बर्बादी से बचने के लिए सिंधु नदी जल समझौता होता है। सिंधु नदी जल समझौता ये कब होता है? 1960 में। ये तय हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब इन 3 नदियों का 20% जल भारत प्रयोग करेगा तथा 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा। वहीं पर रावी, व्यास और सतलज इनका जो है 20% पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 80% भारत प्रवेश करेगा। कुछ इस प्रकार से सिंधु नदी जल समझौता 1960 में होता है, जिसके तहत 3 नदियों का बंटवारा कर लिया जाता है। 3 में से एक शुरू की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% भारत प्रयोग करेगा और 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा। वहीं पर बाकी के 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज का 80% भारत प्रवेश करेगा, लेकिन 20% पाकिस्तान प्रवेश करेगा। कुछ इस प्रकार से सिंधु नदी जल समझौता होता है। आगे अगर हम चलें तो अगली नदी जो हम पढ़ेंगे वो ब्रह्मपुत्रा। बात अगर ब्रह्मपुत्रा की करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील से निकलती है और इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सांगपो। तिब्बत के आगे जब ये बढ़ती है और नामचा बावरा पर्वत के समीप ये यू टर्न लेते हुए जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है और वहां पर ये मैंने लिख रखा है, ये मैं लिख रहा हूँ दिहंग, वहां पर
दिहंग राज्य का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका अगला राज्य असम पड़ता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र के बाद ये एक देश में प्रवेश करती है जिस देश का नाम है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र में इसकी सबसे पश्चिम नदी यानी पश्चिम से आकर सबसे अंतिम नदी जो मिलती है उसका नाम है तीस्ता नदी, और तीस्ता जो है सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ रहे हैं। क्लियर? इसके आगे यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसकी दो सहायक अरुणाचल प्रदेश की दो नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं जिनके नाम है दिबांग और लोहित। उसके आगे अगर आप चलें तो असम में ये नदी रैंप वॉक करते हुए रैंप वॉक करता है अपनी स्टाइल में, मतलब बिल्कुल फ्री स्टाइल में चलती है। मतलब क्योंकि असम थोड़ा मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है, समतल मैदान क्षेत्र पड़ जाता है, जिसकी वजह से मतलब ये मान लो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश की, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की, यहाँ तो ढाल है, लेकिन असम में जब पहुंची तो मैदानी समतल मैदान मिल गया इसको। उसके बाद ये बांग्लादेश से पहुंच रही है। मान लो ये आपका असम है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो नदी चल रही है धीरे धीरे बढ़िया अपनी रैंप वॉक करते हुए चल रही है, जैसे हीरोइनें वगैरह रैंप वॉक करती हैं अपनी फ्री स्टाइल में, बिल्कुल अपने स्टाइल में। उसी प्रकार ये नदी भी अपना एक नया लुक दिखा देती है असम में। क्लियर? इसी असम में ये गिरपात अर्थात गिरपात मतलब वो स्थान जहाँ पर नदियों में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर असम में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। और ये मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है? नदी द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप एक चीज की खूबी है, दुनिया का सबसे बड़ा मांजुली द्वीप को भारत की सरकार ने जिला भी घोषित कर दिया, अर्थात दुनिया के एकमात्र नदी द्वीपी जिला कौन सा है? मांजुली द्वीप। उसके बाद ये जो रैंप वॉक करती है ये धुबरी और सादिया के मध्य से रैंप वॉक करती है। धुबरी और सादिया के मध्य ही, तो असम में धुबरी और सादिया के मध्य ही ये रैंप वॉक का काम होता है, अर्थात यहीं पर मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है। और भूटान से इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मानस नदी। क्या नाम है? मानस नदी, जो कि भूटान से निकलती है। ये है आपका भूटान। क्लियर? यहाँ से निकलती है जो कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है मानस नदी। जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। और जमुना आकर जब बांग्लादेश पहुंचती तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जो कि भारत की गंगा नदी है, लेकिन गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। तो पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो इन दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसी भी नदी का नामकरण उसकी गहराई के आधार पर होता है। तो इसका तात्पर्य है कि पद्मा की गहराई यहाँ पर ज्यादा है जमुना से। तो उसके आगे जब इस पर चलती है संयुक्त धारा पद्मा, तो इसमें मणिपुर से आकर एक नदी मिलती है जिसका मेघना या बराक, दो नामों से जानते हैं, तो मेघना या बराक नाम से जानते हैं, आकर मिलती है। तो पद्मा और मेघना जब मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना या बराक के नाम से जानते हैं। अर्थात पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा का जो जल है वो अंतिम में जब मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में, तो उसको किस नाम से जब पहुंचता है उसका जल? मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में इसका जल पहुंचता है। अगर ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों की बात की जाए, तो उनमें से दिबांग, लोहित, धनश्री, सुभानश्री, जिया बरेली, पगला दिया, मानस, और अंत में जो आकर इसमें नदी मिलती है उसका नाम है तीस्ता। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। इनमें से जो अक्सर पूछी जाती, एक लोहित पूछी जाती है, एक दिबांग पूछी जाती है, एक धनश्री, शुभांश्री ये पूछी जाती है, मानस ये पूछी, अधिकतर
वो ज्यादा पूछी जा रही है, इसलिए आप सभी याद रखें। तो ये रही हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियों में हमने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन कर लिया है। क्लियर। अब अगली नदी जो पढ़ेंगे गंगा। गंगा नदी तंत्र थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक मतलब इन दोनों से थोड़ा बड़ी ज्यादा जानकारी उसकी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बाद में प्रयास होने वाले। क्लियर। इस प्रकार से अगला जो हम लेक्चर लेंगे वो सिंह गंगा नदी पर आधारित होगा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। कमेंट के माध्यम से आपको कोई समस्या हो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।